स्टूडेंट्स कैप 6 लेक्चर 68 स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई, कल हम बैड डेट कर रहे थे, तो बैड डेट्स को बाद में देखते हैं, ज़रा क्लास पूरी हो जाए। और न्यूमेरिकल भी जाते जाते एक लिखवाया था, उसको भी बाद में देखते हैं। फिलहाल थोड़ी सी ज़रा थ्योरी डिस्कस कर लें और फिर आगे चलते हैं। अच्छा, ये सेक्शन निकाल लें, पेज 144, सेक्शन 32, सेक्शन 32 सारा कवर हो रहा है। इसमें मुझे आप ये बताएं, मेथड ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन से हैं? आपको पता है कैश अकाउंटिंग होती है और एक एक्रूवल अकाउंटिंग होती है। वैसे आप लोग कौन सी लगाते रहे हैं इंट्रो FR1 में? एक्रूवल। कैश अकाउंटिंग आप लोगों के उसमें नहीं है, स्कोप में। कैश अकाउंटिंग ऐसी अकाउंटिंग है जिसमें बैलेंस शीट में डेटर नजर नहीं आते। हाँ, क्या हैरान क्यों हो रहे हैं? तो कैश अकाउंटिंग है ही क्या कि चीजें बेचने पे सेल रिकॉर्ड करें या पैसे आने पे? तो कैश अकाउंटिंग में बैलेंस शीट में डेटर नजर आ ही नहीं सकते, क्योंकि कैश अकाउंटिंग कहती है जब पैसे आए तब सेल में डाल लो, तो फिर डेटर तो हो ही नहीं सकते ना कैश अकाउंटिंग में। ना कैश अकाउंटिंग में क्रेडिटर नजर आ सकते हैं बैलेंस शीट में, तो इसलिए ऐसी बैलेंस शीट तो शायद ना कभी आपने देखी हो ना कभी आपने बनाई हो। हम वैसे कौन सी मेथड फॉलो करते हैं इंट्रो FR1 में? एक्रूवल बेसिस। अच्छा जी, पॉइंट 2 पढ़ें, फिर 1 की तरफ मैं आता हूं। अ कंपनी शेल रिकॉर्ड इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑन, कंपनीज के लिए एक्रूवल बेसिस है जो मशहूर जमाना हम करते भी हैं। लेकिन अदर पर्संस को इजाजत है कि वो कैश अकाउंटिंग भी फॉलो कर लें और एक्रूवल, दोनों में से कोई एक फॉलो कर लें। अदर पर्संस को इजाजत है। अदर पर्सन से क्या मुराद है? बोल दें, होंठ कुछ नहीं हो जाएगा। इंडिविजुअल्स और AOPs, चाहे ये कैश अकाउंटिंग फॉलो कर लें चाहे ये, इनको इजाजत है, इनको इजाजत है। अब जरा पढ़ें पॉइंट 1। अ पर्सन्स चार्जेबल इनकम शेल बी कंप्यूटेड एज पर द मेथड ऑफ अकाउंटिंग। आप अपनी इनकम उस मेथड से निकालें जो आप रेगुलरली एम्प्लॉय, का मतलब है यूज, जो आप रेगुलरली यूज कर रहे हैं मेथड। तो मेरे ख्याल से ये बात तो सिर्फ फिर कंपनीज के लिए नहीं बचेगी, सिर्फ अदर पर्सन्स के लिए बच जाएगी ना, क्योंकि कंपनीज के लिए तो बाइंडिंग क्या है? एक्रूवल। तो वो तो एक्रूवल पे ही चलेंगी, वो तो फंस गई। इंडिविजुअल AOPs के लिए क्या बाइंडिंग है? कोई बाइंडिंग नहीं, या कैश पे चलें या एक्रूवल पे चले। अब आम तौर पे वो अगर वो कैश पे चल रहे हैं तो टैक्स भी कैश अकाउंटिंग के मुताबिक जमा करा दें, और अगर आम तौर पे वो एक्रूवल में चल रहे हैं तो टैक्स भी एक्रूवल अकाउंटिंग के मुताबिक जमा करवा दें। अब जरा पॉइंट 1 पढ़ें, 2 पढ़ने के बाद बात समझ आ रही है? अ पर्सन्स इनकम शेल बी कंप्यूटेड एज पर द मेथड ऑफ अकाउंटिंग, जो भी आप यूज कर रहे हो उससे चला दो। लेकिन ये लिबर्टी किसको है? सिर्फ इंडिविजुअल्स और AOPs को, कंपनीज के लिए ये लिबर्टी नहीं है। तो 1, 2 के बाद अगर पढ़ें तो फिर ज्यादा बेहतर समझ आएगा। यानी कंपनीज के लिए तो बाइंडिंग है, इंडिविजुअल AOPs आमतौर पे जो भी मेथड यूज कर लें कोई मसला नहीं। अच्छा, पॉइंट 3 क्या कह रहे हैं जी? द बोर्ड में प्रेस्क्राइब डेट एनी क्लास ऑफ पर्संस शेल अकाउंट फॉर इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑन कैश और ऑन। बोर्ड किसी को जबरदस्ती कह सकता है तुम लोग कैश फॉलो करो या तुम लोग एक्रूवल। क्लास ऑफ पर्सन से मुराद सारे CA के कॉलेज, सारे CA के कॉलेजेस। हुकूमत ने कह दे यार तुम कॉलेजेस, कंपनीज तो नहीं है, कॉलेजेस CA के आपको पता है अक्सर पार्टनरशिप्स हैं। बहुत एक दो कॉलेज शायद होगा जो कोई अकेला बंदा चला रहा होगा, अक्सर पार्टनर्स मिलकर कॉलेज चला रहे हैं। तो पार्टनरशिप्स हैं कॉलेजेस में, तो वो कैश भी फॉलो कर सकते हैं, एक्रूवल भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर बोर्ड उनको जबरदस्ती कह दे फिर वो वही यूज करेंगे। तो बोर्ड को क्या पावर अवेलेबल है? किसी भी बंदे को पकड़ के कह सकता है या तुम एक्रूवल यूज करो। अच्छा, इंडिविजुअल AOPs को कौन कौन से मेथड अलाउ हैं वैसे पॉइंट 2 की रोशनी में? एक्रूवल या कैश। अच्छा, अगर इनका दिल चाहे कैश से अच्छी अकाउंटिंग की तरफ आ जाए एक्रूवल की तरफ, तो एप्लीकेशन दे दें, जिस तरह टैक्स ईयर बदलने की एप्लीकेशन होती थी नॉर्मल से स्पेशल, तो ये एप्लीकेशन देके स्विच कर सकते हैं। अ पर्सन में अप्लाई फॉर अ चेंज इन पर्सन्स मेथड ऑफ अकाउंटिंग। आप अपना मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज करवा सकते हैं। ऑब्वियसली कंपनी से नहीं करवा सकती ना, उनको तो फिक्स है एक्रूवल। इंडिविजुअल AOPs चेंज करवा लेंगे एंड द कमिश्नर में अप्रूव एप्लीकेशन, और कमिश्नर फिर आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव कर देगा। इफ द चेंज इज जरूरी, अगर चेंज जरूरी है आपके लिए, टू रिफ्लेक्ट द पर्सन्स इनकम फ्रॉम बिजनेस। आप कहते हैं यार मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस से ज्यादा बेहतर नजर आएगी तो मुझे कैश से एक्रूवल पे जाने दो, आपको इजाजत मिल जाएगी। जिसको आप कंपेलिंग नीड कहते थे, अच्छा जरूरत शो कर दो, तो आपको इजाजत मिल जाएगी। अच्छा, एक बात आपसे पहले कर ली हुई है, वो दोबारा कर लेते हैं। 2010 में आप एक्रूवल अकाउंटिंग फॉलो कर रहे थे, 11 में आपने इजाजत लेके कौन सी अकाउंटिंग फॉलो करना शुरू कर दी? कैश अकाउंटिंग। 2010 में आपने किसी को चीजें बेची उधार पे, तो आपने कहा मैं इनकम रिकॉर्ड कर लेता हूं, कोई नहीं कैश नहीं आया, खैर है, मेरी तो एक्रूवल अकाउंटिंग है ना, सेल बुक कर लेता हूं, सेल बुक कर लेता हूं, डेटा डेबिट सेल क्रेडिट। अगले साल वो बंदा पैसे लाया,
आपने कहा अब तो मैं कैश अकाउंटिंग यूज कर रहा हूं, तो कैश आ गया, ओए होए होए सेल में डाल दो, ये तो गड़बड़ है ना यार, तो डबल रिकॉर्ड हो जाएगी सेल। तो कहते हैं जब आप एक्रूवल से कैश पे जाना तो ध्यान रखना कहीं सेल डबल रिकॉर्ड ना हो जाए, डेटर क्रेडिट करना, सेल दोबारा रिकॉर्ड ना कर लेना। तो बताएं अगर एक बंदा एक्रूवल से कैश पे जाए तो क्या ध्यान रखे? वैसे डर बहुत है कि सेल रिकॉर्ड हो जाए, क्योंकि कैश अकाउंटिंग क्या कहती है, पैसे आने पे सेल रिकॉर्ड करो। तो डर था कि पैसे आने पे ये सेल रिकॉर्ड करना लेता, लेकिन इसको हमने कहा ये वही वाला डेटर पैसे देके गया जिसे तो ऑलरेडी सेल में डाल चुका है। तो अब ये नोट कर लें, डबल इनकम रिकॉर्ड नहीं करनी। बोल रहे मोबाइल बोल रहे क्या कह रहे हैं? जी नहीं अब तो शुरू होने लगा है, पढ़ें आप। If a person's method of accounting has, the person shall adjust income so that no item is taken into account more than once. बोले the person shall adjust income so that no item is taken into account more than once. तो अगर आप इस तरह कर देते खुदा ना खास्ता सेल को दोबारा रिकॉर्ड कर देते तो टेकन इनटू अकाउंट मोर देन वंस हो जाता। टेकन इनटू अकाउंट मोर देन वंस का मतलब है डबल, तो डबल रिकॉर्डिंग रोकनी है आपने। ये किसकी मिसाल हो गई? इनकम की। आप डिडक्शन की मिसाल समझ लें, डिडक्शन की। 2010 में बिजली का बिल आखिरी महीने का, आपने एंट्री की एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। जब अगले महीने बिल आया तो आपने कहा यार वो बिल तो आ गया, पे कराता हूं, तो आपने बिल पे किया, कैश डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट। चाचू ने आपको कहा बेटा क्या हो गया पुत्र, पागल हो गए, दोबारा खर्चा रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक्सपेंस की जगह पेएबल डेबिट होना चाहिए। क्लियर? तो आपने डबल डिडक्शन भी रोकनी है, डबल इनकम नहीं रोकनी, सिर्फ डबल डिडक्शन भी रोकनी है। ये गलत एंट्री है, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट सही एंट्री है, पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। चलें जी आ जाए। पढ़ें। If a person's method of accounting has changed, the person shall adjust deductions so that no deduction is taken into account more than once. आ रहा हूं मैं। और इसी तरह टैक्स क्रेडिट होते हैं, टैक्स क्रेडिट कई दफा आप पेएबल बेस पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो फिर दोबारा जब पे करें तो रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। तो टैक्स क्रेडिट्स में भी इसी तरह आपने ध्यान रखना है। तो तीन चीजों का ध्यान रखना है, इनकम्स, डिडक्शंस और क्रेडिट्स। ध्यान क्या रखने हैं? ध्यान दो रखने हैं। एक और ध्यान रखने जो मैंने आपको पढ़ाया नहीं, नो आइटम इज ओमिटेड, इसका मतलब बता दें। डबल रिकॉर्ड भी करना मने और सिरे से रिकॉर्ड ना करें ये भी मने, कि दोनों साल ही रिकॉर्ड ना करें, ये तो ब्लंडर हो जाएगा। तो इन द एंड बात क्या बनी कि 1 साल रिकॉर्ड करना है ट्रांजैक्शन को। किस साल रिकॉर्ड करना है? 1 साल। ना 2 साल रिकॉर्ड करना है मुसलसल एक ही बात को, ना सिरे से रिकॉर्ड करना भूल ही जाएं ये भी नहीं करना। नो आइटम इज ओमिटेड भी एक्सेप्टेबल नहीं, नो आइटम इज रिकॉर्डेड ट्वाइस भी एक्सेप्टेबल नहीं। तो फिर एक्सेप्टेबल क्या है? एक दफा रिकॉर्ड करना। अच्छा जी, ये कैश अकाउंटिंग क्या होती है? जब पैसे आए तब इनकम रिकॉर्ड करो, या जब चीजें बेच दें पैसे आए या ना आए इनकम रिकॉर्ड कर लो? जब पैसे आए तब इनकम रिकॉर्ड करो। कैश अकाउंटिंग क्या होती है? जब बिजली का बिल पे करें तो एंट्री कर लें, या जब बिजली इस्तेमाल करें तो एंट्री कर लें? जब पे करें तो एंट्री कर लें। इट इज कॉल्ड एज, आसान सी बात है, कैश बेसिस अकाउंटिंग। अ पर्सन अकाउंटिंग फॉर इनकम अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑन कैश बेसिस। जो बंदा कैश बेसिस यूज कर रहा है, शेल डिराइव, डिराइव का मतलब है रिकॉर्ड, शेल रिकॉर्ड इनकम व्हेन इट इज
रिसीव, जब पैसे आ जाएं, रोकड़ा कहते हैं आप, जब पैसे आ जाएं तो इनकम रिकॉर्ड कर ले। हाँ कमाना, तो कमाना लिख लो, रिकॉर्ड तो समझने के लिए लिखें। शेल इनकर एक्सपेंडिचर व्हेन इट इज पेड, और खर्चा कब रिकॉर्ड करें, रिकॉर्ड लिख लें, खैर है इनकर का मतलब, लेकिन पेपर में रिकॉर्ड इनकर ही लिखिएगा। शेल इनकर एक्सपेंडिचर व्हेन इट इज पेड, तो खर्चे कब रिकॉर्ड करें, जब वो पे हो जाए। ओके अच्छा ये जरा देखिएगा, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं। अब अगले सेक्शन में उसने रिसीव्ड की जगह ड्यू लिख दी है और पेड की जगह पेबल लिख दी है। ये कौन सी अकाउंटिंग हमें समझाने लगे? अगले सेक्शन में उसने रिसीव्ड की जगह ड्यू लिख दिया है और पेड की जगह, ओहो ड्यू तो मुश्किल लफ्ज़ है यार, ड्यू को रिसीवेबल लिखे हैं। ड्यू तो ऐसे ही परेशान करता है, ड्यू, ओइंग, ओइंग से तो आप ऐसे ही परेशान हो जाते हैं, ओइंग क्या आ गया। तो एक्रूअल अकाउंटिंग क्या कहती है जी, बता दें। अ पर्सन अकाउंटिंग फॉर इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस, कौन सी अकाउंटिंग में, जो एक्रूअल फॉलो कर रहा है। शेल रिकॉर्ड इनकम व्हेन इट इज रिसीवेबल, शेल रिकॉर्ड इनकम व्हेन इट इज रिसीवेबल, यानी दुकानदार ने चीजें बेच दी तो एंट्री कर ले डेटर डेबिट, चाहे पैसे ना भी आए, अभी मैं एंट्रीज करवाता हूं इसकी। और शेल इनकर एक्सपेंडिचर यानी रिकॉर्ड एक्सपेंडिचर, खर्चे कब रिकॉर्ड करे, व्हेन इट इज पेड या पेएबल, पेएबल। ओके अब पॉइंट 2 पता है क्या कर रहे हैं, पॉइंट 2 कहते हैं यार आपको क्या पता ड्यू का मतलब, और अगले सफे पे पॉइंट 3 कह रहे हैं आपको क्या पता पेएबल का मतलब। तो अब ड्यू की डेफिनेशन आने लगी है, यानी रिसीवेबल की और पेएबल की। अब ये दो डेफिनेशन आने वाली हैं जो 1 में से ही निकली हैं और 2 और 3 में हम एक्सप्लेन करेंगे। चलें जी, ड्यू का मतलब देख लेते हैं। ड्यू की पहले एंट्री लिख लेते हैं। ड्यू स्टॉक के साथ मिलती है, स्टॉक नहीं, वो रिसीवेबल वाले ड्यू की बात हो रही है। कोल्ड ड्रिंक तो वैसे ही आप नहीं पीते, फल खा लेते हैं आप लोग, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते। डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, 2-3 जूस की बजाय एक तरबूज आ जाता है आजकल शायद। पॉइंट 2 पढ़ें जी। एन अमाउंट इज, बोले बोले बोले, एन अमाउंट इज रिसीवेबल व्हेन द शॉपकीपर या बिजनेसमैन बिकम्स एंटाइटल्ड टू रिसीव इट। आपको कब एंटाइटलमेंट होती है अमाउंट की, जब आप अगले को गुड्स डिलीवर कर दें, तो यू आर एंटाइटल्ड टू रिसीव द मनी। ये क्या लिखा हुआ है, इवन इफ द टाइम फॉर डिस्चार्ज ऑफ एंटाइटलमेंट इज पोस्टपोन्ड। डिस्चार्ज का क्या मतलब है, यहां डिस्चार्ज का मतलब मैं लिख रहा हूं पेमेंट, ऐसे ही समझने के लिए पेमेंट। एंटाइटलमेंट का मतलब मैं लिख रहा हूं अमाउंट, मुझे बताने दें। पोस्टपोन्ड का मतलब मैं लिख रहा हूं डिलेड। अब जरा पढ़ें आसान इंग्लिश। एन अमाउंट इज रिसीवेबल, एक अमाउंट रिसीवेबल है, व्हेन द शॉपकीपर बिकम्स एंटाइटल्ड टू रिसीव इट, इवन इफ द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ अमाउंट इज डिलेड। अब आसान फिक्र हो गया, इवन इफ द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ अमाउंट इज डिलेड। अगर अमाउंट को पे करने का टाइम डिले भी हो जाए तो कोई मसला नहीं। कई दफा डेटर कहता है यार पैसे 3 महीने बाद दे लेना, तो उसका नाम क्या क्रेडिटर हो जाता है। डेटर कहता है 3 महीने बाद, आपने प्रिंसिपल साहब को जाके कहा प्रिंसिपल साहब मैं पैसे 3 महीने बाद दूंगा, प्रिंसिपल आपका नाम क्रेडिटर रख देंगे, नहीं डेटर ही आपका नाम रहेगा। तो डेटर का नाम डेटर ही रहता है, चाहे पैसे डिले भी हो जाएं, नोट कर लें। तो अगर पैसे डिले भी हो जाएं तो भी कोई मसला नहीं, डेटर डेटर ही होता है। अच्छा कई दफा डेटर पैसे डिले करते तो आप परेशान हो जाते हैं, आप उसे कहते हैं यार पैसे डिले ना कर, 3 महीने 4 महीने बहुत ज्यादा हैं, हर हफ्ते थोड़े थोड़े पैसे दे दे, तो फिर भी वो डेटर ही रहेगा। द अमाउंट इज पेएबल बाय इंस्टॉलमेंट्स इवन इफ, इवन इफ का क्या मतलब होता है, चाहे, बेशक, बेशक डेटर पैसे डिले कर दे, बेशक डेटर किस्तों में दे दे, उसका नाम क्या रखेंगे, डेटर ही, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। ये किस किस तरह बिहेव कर सकते हैं ये मुन्ना, डेटर किस किस तरह बिहेव कर सकते हैं, डिले पेमेंट भी कर सकता है और इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकता है, फिर भी इसका नाम क्या रहेगा, डेटर शरीफ, उमर शरीफ में डेटर शरीफ। ओके अगले सवाल पे आ जाए। पॉइंट 3, बिजली के बिल पेएबल की एंट्री बताएं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, नहीं पेएबल टू गवर्नमेंट कहां से यार, पेएबल टू वापडा। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट, पेएबल क्रेडिट। An amount is payable by a businessman when events show that liability have occurred. इवेंट बताएं क्या है, एक्सेलेंट। बिजली
यूज अगर आए, बिजली यूज। मैंने आपको बारहा कहा है दरख्त ढूंढ लें घर के पास कोई, तो वहां जाके पढ़ लिया करें। क्या है कि जी दरख्त जिसका साया नहीं है तो पत्तों वाला दरख्त ढूंढ। एन अमाउंट इज पेएबल बाय अ बिजनेसमैन व्हेन द इवेंट शो दैट लायबिलिटी हैव अकर्ड। जब इवेंट शो कर दे कि लायबिलिटी अकर हो गई है, तो जून में बिजली इस्तेमाल कर ली तो यू शुड फील लायबल कि 12-13 हज़ार बेसी का बिल आना है। एंड द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी कैन बी डिटरमिन्ड विद रीजनेबल एक्यूरेसी या 100% एक्यूरेसी। रीजनेबल एक्यूरेसी हो सकती है ना, मीटर रीडिंग से यूनिट्स देख लें, मीटर रीडिंग जाएं मीटर को रीड करें और यूनिट्स देख लें हमने कितने इस्तेमाल किए, अंदाजा तो लग ही जाएगा तकरीबन कितना बिल आना है। तो मीटर रीडिंग से एक रीजनेबल एक्यूरेसी आ जाती है। चलें जी, इट्स ओवर। जिन हजरात ने आना था वो तशरीफ ला चुके हैं, तो अब हम कल वाला जो न्यूमेरिकल था वो करना शुरू करते हैं। भाई आप ऐसा करो ना, 5 मिनट लगाओ तो दोबारा सारा नोट करो जो कल वाला न्यूमेरिकल था। सेल से चले थे, सेल से ढूंढे कल वाला न्यूमेरिकल। भाई इधर आ जाओ, खुशी की खबर, टीचर घर से तैयारी करके आया हुआ है। इधर देखो, ये मैंने तस्वीर खींची हुई थी, छोड़ पर इधर आ जा डियर माय डियर। तो सोल्यूशन भी मैंने नोट किया हुआ था, लेकिन सोल्यूशन मिटा देते हैं। आ जाओ बैठो। हाँ हाँ अच्छा जी, यहां हम इसका नोट कर लेंगे सोल्यूशन। ओके चलें जी, कल वाला सवाल जो है वो पढ़ना शुरू करते हैं। कल वाला सवाल आप अपने रजिस्टर के ऊपर निकाल लें, अगर आपको डिम नजर आ रहा है, वैसे तो मैंने चेक किया सही नजर आ रहा है, तो अपने रजिस्टर के ऊपर निकाल लें बेशक। सेल कितनी थी जी? 200 रुपए। वन कहां से? सेल कितनी थी? 200। और हाँ बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है, देखने वाली आंख होनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी थी? 20। ग्रॉस प्रॉफिट 180। ये डेप्रिसिएशन कितने लोगों ने इसे ट्राई किया था? मैंने कहा था कैसे ट्राई करना है। ओके क्या आया था? इनकम फ्रॉम बिजनेस क्या आई थी? 1 एक्सेलेंट, 147 वालों को आई रियली अप्रिशिएट। अच्छा जी, सेल कितनी थी? 200। कितने लोगों के दिल के अंदर आए मैं भी काश कर लेता? कितने लोगों में बहुत ठीक है यार, करी जाए बिल्ले लोग कर आने ने। सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट 180। अकाउंटिंग वाले सर ने कितनी डेप्रिसिएशन निकलवाई? 10। अकाउंटिंग वाले सर ने कितनी डेप्रिसिएशन निकलवाई? 10। ये अकाउंटिंग वाले सर ने जो डेप्रिसिएशन निकलवाई होगी ना 10 रुपए, ये शायद स्ट्रेट लाइन मेथड से निकलवाई हो, और इसमें इनिशियल अलाउंस भी शायद रिकॉर्ड नहीं किया होगा। और ये जो अकाउंटिंग वाले सर ने 10 रुपए वाली डेप्रिसिएशन निकलवाई है, इस 10 रुपए वाली डेप्रिसिएशन निकलवाते हुए अकाउंटिंग वाले सर ने मेरे ख्याल से बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सबके लिए 15 में यूज नहीं किया होगा, और खरीदने और बेचने के साल में 50% का फैक्टर भी नहीं लगाया होगा। ये सारी बातें तो अकाउंटिंग के सर को कहां पता? तो अकाउंटिंग वाले सर ने तो 10 रुपए डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कराई होगी। अच्छा आगे चलें। ये जो मशीन बेचने पे नुकसान आया है, कितना नुकसान आया है? 15 का। ये जो मशीन बेचने पे नुकसान आया है, ये अकाउंटिंग वाले सर ने पता है कैसे निकलवाया होगा? हो सकता है मशीन हमने एक्सपोर्ट कर दी हो, तो हमने तो कंसिडरेशन को काट के या काट के, हमने तो कंसिडरेशन को काट के कॉस्ट कर दिया होगा। लेकिन अकाउंटिंग वाले सर ने तो इस तरह तो नहीं डिस्पोजल अकाउंट बनवा के निकलवाया होगा। अकाउंटिंग वाले सर ने तो पता नहीं किस तरीके से लॉस निकलवाया होगा, नॉर्मल तरीके से डिस्पोजल का टी अकाउंट बना के। ओके सैलरीज पे हो रही है 14 की, पेनल्टी पे हो रही है गवर्नमेंट को 6 की। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वाले सर ने इंट्रो की क्लास में आपको 8 रुपए का फर्नीचर पे गेन भी रिकॉर्ड करवा दिया। शायद ये फर्नीचर होगा ऐसा, मिसाल दे रहा हूं ऐसी फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन बात कर रहा हूं, ये फर्नीचर शायद ऐसा होगा जो पार्टली बिजनेस पार्टली प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हो रहा होगा। कुर्सी भी बैठते होंगे और कुर्सी के ऊपर जो वो लगा हुआ है वहां आके बेटा भी बैठ जाता होगा उसके ऊपर जो लगा होता है किताब रखने वाला। तो इसलिए पार्टली बिजनेस और पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए वो कुर्सी यूज हो रही होगी। तो इसके बेचने पे जो WDV होगी उसमें डिडक्शंस नॉट अलाउड ऐड करके नहीं निकलवाया होगा अकाउंटिंग के टीचर ने। अकाउंटिंग के नीचे से सीधा सीधा डिस्पोजल अकाउंट आया होगा, चल अभी कट गेन जी सर 8 आया ले जा, तो ये 8 रुपए का गेन निकलवाया होगा। और अकाउंटिंग के सर ने आपको तैयार तूर करके आपको कहा होगा बेटा 143 का प्रॉफिट है, क्लास खत्म हुई। फिर आप उस कमरे से चलते चलते इधर आए, इधर आके आपसे कुछ और ही बातें शुरू हो गई।
इधर आके आपसे बातें शुरू हुई, बेटा पुत्र लाल इस पे टैक्स नहीं देना, हुकूमत पाकिस्तान को इस पे टैक्स नहीं देना, हुकूमत को इस 143 पे एतराज है या एतराजात हैं? एतराजात हैं, एतजाज नहीं, वो लॉयर, एतराज है। ठीक है जी। अब आपको कहा गया होगा कि भाई जरा एसेट्स बताओ कौन कौन से हैं, फिर 50% फैक्टर लगाओ, इनिशियल अलाउंस लगाओ, वो सारी चीजें लगाओ, बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सब के लिए 15, फिर आप लोगों ने ये 7 की डिडक्शन निकाली होगी। फिर आपको कहा गया होगा ये मशीन एक्सपोर्ट हुई है, काटो इसकी कंसिडरेशन काट के कॉस्ट लिखो, फिर गेन लॉस निकालो, तो आपने कहा होगा टैक्स वालों के मुताबिक गेन लॉस 18 रुपए आया, बल्कि लॉस आया 18 रुपए। और फिर आपको कहा गया होगा कि भाई वो जो फर्नीचर हमने बेचा है वो पार्टली बिजनेस, मिसाल दे रहा हूं, पार्टली प्राइवेट के लिए यूज हो रहा था, तो इसके WDV में रिडक्शन नॉट, कुछ समझ आ रही है? कुछ आप लोगों से बातें हो रही है, WDV में रिडक्शन नॉट अलाउड ऐड करो, फिर गेन लॉस निकालो, वो कर करा के आपने फिर ये 6 का गेन निकाला होगा। ये सारी बातें आपको अकाउंटिंग के टीचर ने बताई होंगी या कैफ 6 की क्लास में आके पता चली होंगी? कैफ 6 की क्लास में जब आप स्टेप इन हुए होंगे तो उस वक्त ये सारी बातें आपको पता चली होंगी। अब हुकूमत को जो टैक्स निकालना है हमने, क्या इस 10 को वो डेप्रिसिएशन मानेंगे या इस 7 को? क्या 15 को लॉस मानेंगे या 18 को? क्या वो 8 को गेन मानेंगे या 6 को? 6 को गेन मानेंगे। और एक और चीज पे एतराज होगा, वो मैं इंशाल्लाह भी डिस्कस करूंगा, ये जो पेनल्टी टू गवर्नमेंट आ रही है इस पे भी एतराज होगा। क्लियर? अच्छा, अब हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है, जो अकाउंटिंग वालों ने किया है उसे रिवर्स करना है, और जो टैक्स वाले चाहते हैं उसे रिकॉर्ड करना है। जो अकाउंटिंग वाले टीचर करा चुके हैं उसे रिवर्स करना है माजरत के साथ, सर उमैर माजरत, तो माजरत के साथ जो अकाउंटिंग वाले टीचर करा चुके हैं उसे रिवर्स करना है, और जो टैक्स वाले टीचर चाहते हैं, वो हमारी क्लास है ना, हमारी मर्जी चलेगी अकाउंटिंग के टीचर की, तो टैक्स वाले ने जो किया उसे रिकॉर्ड करना है। तो चलें जी शुरू करते हैं, इतनी सी जगह काफी है सोल्यूशन के लिए। इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम, अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है आपका सेल नहीं होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा आपका 143। बताएं जी नेट प्रॉफिट कितना है? 143। 143 तक पहुंचते हुए बताएं कितनी डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी है? इसको मैं रिवर्स कैसे करूं? ऐड करके। अकाउंटिंग के सर ने माइनस करा दी हुई है, मैं आपको कहूंगा इसको भाई ऐड कर दें, ऐड कर दें अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन कितनी? 10। अच्छा, इसकी जगह क्या माइनस करने की इजाजत होगी? किनकी वाली डेप्रिसिएशन? टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन कितनी है? 7। इसे हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे। किस नाम से? टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन कितना? 7। अकाउंटिंग के सर कितना माइनस करा चुके थे? हमने उसे ऐड कर दिया और उसकी जगह क्या माइनस कर दिया? 7। ये येलो वाला येलो से कट ऑफ हो गया, समझ आ गई बात। अब स्काई ब्लू वाला, अकाउंटिंग वाले सर कितना लॉस रिकॉर्ड कर चुके थे? प्रॉफिट तक पहुंचते हुए लॉस क्या हो गया होता है? हो गया ना, सामने बिल्कुल नजर आ रहा है। तो लॉस माइनस हो चुके हैं, लॉस को क्या कर दें? ऐड कर दें। इस लॉस का नाम क्या रखें? अकाउंटिंग वालों का लॉस। किसके ऊपर? एम मशीन पे। कितना? 15। अच्छा, इसकी बजाय कौन सा वाला लॉस माइनस करने की इजाजत होगी? टैक्स वालों वाला। टैक्स वालों वाला लॉस कितना है? 18। इसका क्या नाम रखे? टैक्स वालों का लॉस। ये लॉस है तो माइनस कर लें, अकाउंटिंग वालों का लॉस तो उल्टा दिया ना, ऐड कर दिया। टैक्स वालों का लॉस माइनस कर लें, कितना? 18। अगली चीज, पेनल्टी को मैं बाद में देखता हूं, सैलरीज को। प्रॉफिट तक अगली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो अब आपने सोच के बतानी है। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों ने इनकम क्या कर ली है? ऐड कर ली है। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों ने 8 रुपए की इनकम क्या कर ली है? ऐड कर ली है। तो टैक्स वाले कहेंगे यार इसको तो उल्टाओ। इनकम कैसे उल्टा सकते हैं? इनकम कैसे उल्टा सकते हैं? लेस करके। तो इनकम उल्टानी है, जरा फोकस करना है आपने। अकाउंटिंग गेन किस पे? फर्नीचर पे। कितना? अकाउंटिंग गेन क्या कर दें? लेस कर दें। इसकी जगह टैक्स वालों ने जो गेन निकाला हुआ है उसे रिकॉर्ड करें। गेन रिकॉर्ड किस साइन के साथ होते हैं? ऐड के साथ। टैक्स वालों का गेन किसके ऊपर? फर्नीचर पे। कितना? 6।
और बता दें जी, ऑरेंज कलर से एक मसला है 6 में, पेनल्टी। सैलरीज में क्यों नहीं को मसला? सैलरीज में परेशान होने की जरूरत नहीं, सैलरीज टैक्स काट के दी होंगी, सवाल में नहीं लिखा हुआ लेकिन ठीक है, टैक्स काट के दी होंगी। और अगर सैलरी 25,000 से ऊपर की हुई तो फिर चेक में पे की होगी, उसमें परेशान ना हो आप। मैं पूछा हूँ बिजनेसमैन से, वो बता रहा था सब सही है, तो पेपर में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, जिसमें कोई मसला नहीं वो चीज़ सही है। ओके, अब बता दें हजरात, असल में जब तक साथ वाला बोलता नहीं पता नहीं चलता ना वो किस तरीके से बोल रहा है, तो बस 14 के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो बस ठीक है, वो बस क्योंकि 14 बोल रहा है कुछ तो ठीक है, ठीक। जब बोलना शुरू करता है तो फिर पता चलता है ये तो। अच्छा आगे चलें जी, पेनल्टी का क्या करें? प्रॉफिट तक पहुंचते हुए पेनल्टी क्या हो चुकी है? लेस हो चुकी है। अकाउंटिंग के सर ने कोई गलत काम कराया है? नहीं, लेकिन टैक्स वालों का इस पे एतराज होगा कि पेनल्टी खर्चा नहीं है, तो पेनल्टी को क्या कर देंगे? ऐड से प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, टैक्स पे रोएगा, लेट हिम रो। जी बोलें, 6 आ गया। अच्छा जी, अब आप हजरात इनकम फ्रॉम बिजनेस बता दें कितनी है अपने नेक हाथों से। 1 जी, सैलरीज नहीं लिखनी। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों के सर ने सैलरीज माइनस कर ली होंगी, टैक्स वालों ने कहा यार सैलरीज बिल्कुल सही आपने माइनस की हैं, हमें कोई एतराज नहीं है, सैलरीज बिल्कुल अलाउड है, कोई मसला नहीं। सैलरीज पे एतराज नहीं है ना, एतराज वाली कोई बात नहीं है, सैलरीज पे एतराज करने की जरूरत नहीं है। तो सैलरीज के साथ लिख लें अलाउड है, नॉट अलाउड नहीं है, और पेनल्टी के साथ लिख लें नॉट अलाउड है। हाँ, अगर सैलरीज के बारे में दिया होता कि टैक्स वगैरह इन पे नहीं काटा, फिर हाँ, फिर नॉट अलाउड हो जाती। गुब्बारे नहीं, 2x पे क्या कह रहे हो? इधर तो नहीं, आप लेक्चर 2x पे चला सकते हैं। ओके ओके जी, आगे चले, अगला सवाल करना है। इस तरह पढ़ाएं आप कह रहे हो? ओके चलें जी, वापस आ जाएं इस पे। यहां तक अब आपको बातें समझ आ गई। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और अकाउंटिंग लॉसेस ऐड करके उल्टाएंगे और टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन माइनस करके रिकॉर्ड करेंगे, और अकाउंटिंग इनकम्स ऐड हो चुकी होती हैं 8 रुपीज, अकाउंटिंग इनकम्स ऐड हो चुकी होती हैं, उन्हें क्या करते हैं? लेस करते हैं, और टैक्स वालों की इनकम्स ऐड करके रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? भाई आप कोई कुछ हाँ ना नहीं कर रहे, आप पहले दिन आए हो आज? नहीं, पहले दिन आए हो आज, फर्स्ट डे है आपका, फिजिकली फर्स्ट डे है, तो ये ऑनलाइन में बिजनेस का चैप्टर ले रहे थे साथ साथ? पक्की बात? पोर्टल से चेक कर तो हाँ ना कर, कुछ समझ आ रही है, चीजें नहीं आ रही। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन क्यों उल्टाई है? एक्सेलेंट, उधर लेस हो चुकी है इसलिए इधर ऐड कर दी है, और फिर टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन माइनस करनी चाहिए थी, लेकिन वो हम अकाउंटिंग वालों ने, इसलिए अब वो माइनस कर देंगे। क्लियर? तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड करनी है बोलें, और टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन लेस करनी है। अकाउंटिंग वालों के डेप्रिसिएशन पे एतराज होगा, अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन ऐड कर दी, इसकी बजाय कौन सी डेप्रिसिएशन माइनस कर दी? टैक्स वालों की। और अकाउंटिंग वालों का अगर गेन है तो वो लेस करना है, इसके बिल मुकाबिल टैक्स वालों का गेन ऐड करना है। ये मोटी मोटी बात समझ आ गई? चलें अब छोटी छोटी बातों की तरफ आ जाते हैं। ये सवाल पेज 192 पे ट्राई करेंगे या व्हाट्सएप ग्रुप में रिमाइंड कराना पड़ेगा? पेज 192 पे सवाल है, सॉल्यूशन सामने खोल के रखेंगे या खुला हुआ सॉल्यूशन? अच्छा, पेज 192 वाला सवाल आपने करना है। होमवर्क के आगे डेट भी लिखते हैं या नहीं? अच्छा जी, बुक ले लें, नहीं तो बहुत आगे सवालों में मसला है। हाँ जी, हाँ हाँ, अच्छा ले लें। अच्छा, किसी की बुक से ले लीजिएगा। अच्छा भाई, अब आप आगे आए और बैड डेट वाली डिस्कशन हम कर रहे थे वो खोल लें। पेज भाई आप मुझे बताओ, कल आपने भी पढ़ा है। बेटा ताया के घर फोन मिला दो, अब्बू नंबर, अभी इतने बड़े हो गए कुछ। अच्छा भाई, मुझे क्लास से निकालना पड़ेगा, आपकी कमेंट आया तो।
आज भाई पेज 143 पे हैं, पेज 143 एग्जाम्पल 1। अच्छा भाई, एक मैन्युफैक्चरर है, उसने प्रॉफिट बताया 6 लाख। मुझे बताएं अभी हमारा प्रॉफिट कितना था? 140 ना, प्रॉफिट हमारा नेट प्रॉफिट अकाउंटिंग वालों वाला 143। आप जवाब मुझे दे रहे हैं, मैं आपसे सवाल वाला पूछ रहा हूं। 143 मैन्युफैक्चरर है डिस्क्लोज्ड अकाउंटिंग प्रॉफिट ऑफ 6 लाख। अकाउंटिंग वालों का यानी ये नेट प्रॉफिट है ना, ये नेट प्रॉफिट है या इनकम फ्रॉम बिजनेस है? ये नेट प्रॉफिट है, पेज 143। तो एक बंदे ने कहा है जी मेरा नेट प्रॉफिट है, बोले कितना? 6 लाख। आगे पढ़ें। दिस इज अराइव्ड एट, यहां तक पहुंचते हुए आपने डिडक्ट किए हैं बैड डेट 2 लाख के। यहां तक डिडक्ट पहुंचते हुए आपने बैड डेट माइनस किए हैं 2 लाख के। ये अकाउंटिंग वालों के मुताबिक बैड डेट होंगे या टैक्स वालों के मुताबिक? जो हम प्रॉफिट में माइनस कर चुके हैं अकाउंटिंग वालों के बैड डेट होंगे। अच्छा, कमिश्नर कहते हैं नहीं यार रशीद भागे। रशीद 2 लाख लेके नहीं भाग सकता, नहीं 180 लेके भागेगा वो मेरे ख्याल से। मैं ऐसे तो कूड़ मार रहे हैं, 2 लाख लेके नहीं भाग। यू आर टेलिंग अ लाई गाय, मैन्युफैक्चरर तुम झूठ बोल रहे हो हमारे से। 2 लाख लेके वो इकट्ठा कैसे भाग सकते हैं? मर जाएगा बेचारा। 2 लाख लेके भागा, मेरे ख्याल से वो कितना लेके भागे है? 1,80,000। अच्छा, उधर हमने क्या किया था? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और उसके बिल मुकाबिल क्या थी? टैक्स डेप्रिसिएशन। क्या मैं लिख सकता हूं 2 लाख के साथ ये अकाउंटिंग बैड डेट है, क्योंकि अकाउंटिंग वाले माइनस कर चुके हैं, और टैक्स वालों के मुताबिक बैड डेट कितने? 180। तो लिख लें 2 लाख के साथ अकाउंटिंग वालों का बैड डेट, या कम से कम अकाउंटिंग बैड डेट लिख लें, लेकिन अगर वालों का लिख लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अकाउंटिंग वालों का बैड डेट 2 लाख के साथ लिख लें, और 180 के साथ टैक्स वालों का बैड डेट। अब स्क्रीन की तरफ देखें, सॉल्व करवाना शुरू करें। कहां से शुरू करूं? जैसे मैंने शुरू किया था 143 से, तो कहां से शुरू करूं? 6 लाख। अकाउंटिंग वालों ने प्रॉफिट तक पहुंचते हुए कौन सा वाला बैड डेट माइनस कर दिया होगा? दिस इज अराइव्ड एट बाय डिडक्टिंग 2 लाख। तो जिस तरह उधर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी थी तो ऐड की थी, इसी तरह यहां बताएं क्या करें? ऐड कर दें। क्या? अकाउंटिंग वालों का बैड डेट, इसे क्या कर दें? रिवर्स कर दें। कितना? 2 लाख। अब हमारी इनकम 6 लाख से बढ़ के 8 लाख पे चली गई, हम तो मछली की तरह तड़प रहे हैं। वो खुदा का खौफ करो। टैक्स वालों ने कहा नहीं है, ठंडे हो जाओ, कोई मसला नहीं, आपको हम बैड डेट माइनस करने देते हैं, हमारी तरफ से बैड डेट ले लो, अपने वाले बैड डेट रिवर्स कर दो। तो टैक्स वालों ने थोड़ा हमें रिलैक्स किया, यार आप परेशान हो गए हो, लेस कर लो यार, लेस कर लो एक चीज। तो टैक्स वाले क्या कहते हैं जी? अकाउंटिंग वालों के बैड डेट उल्टा दो और हमारे वाले बैड डेट रिकॉर्ड कर लो। बोले टैक्स वालों का बैड डेट कितना है टैक्स वालों की नजर में? 1। तो बताएं जी हम टैक्स किस पे दे के आएंगे? 6,20,000 पे, क्योंकि टैक्स वालों ने 20,000 रुपए बढ़ा दिए। 6 लाख से 6,20,000 हो गया ना हमारी इनकम, क्योंकि 20,000 रुपए उनको हमारे से लड़ाई थी कि वो हमारे डेट को बैड नहीं मान रहे थे। ये तो भाई कोई कमाल की बात नहीं है, ये तो बड़ी आसान सी एडजस्टमेंट थी। जैसे हमने अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन ऐड की थी और टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन माइनस की थी। सिमिलरली अब हमने क्या करना है? अब हमने बैड डेट रिकवरी इनकम को डील करना है। अगले साल ये बैड डेट होगा रिकवर। अब उसकी डिस्कशन आपने बड़ी गौर से सुननी है। ये तो पहला साल खत्म हो गया, जिस तरह अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन ऐड कर दी, टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन माइनस कर दी। कंटिन्यूइंग फ्रॉम क्वेश्चन 1, कुछ बच्चे शुरू ही पेपर में क्वेश्चन 2 से करते हैं, फिर पढ़ते हैं कंटिन्यूइंग फ्रॉम क्वेश्चन 1। यार 1 हो नहीं रहा सी 2। अच्छा जी, कंटिन्यूइंग फ्रॉम क्वेश्चन 1 से शुरू करते हुए इन टैक्स ईयर 12 अगला साल, इन टैक्स ईयर 12 ही डिस्क्लोज 7 लाख एज अकाउंटिंग प्रॉफिट। तो बोले नेट प्रॉफिट कितना है जी? 7 लाख एज अकाउंटिंग प्रॉफिट, विच इंक्लूड या डिडक्ट हो चुका है इस तक पहुंचते हुए, विच इंक्लूड 25,000 फॉर बैड डेट रिकवरी रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर डेट। पिछले साल वाला डेटर 25,000 दे गया है। पिछले साल वाला डेटर कितना दे गया है? 25,000 दे गया है। तो बोले ये 25,000 अकाउंटिंग वालों ने किधर डाला होगा? एक्सपेंसेस में या अदर इनकम में? अदर इनकम में डाला होगा। तो जब अकाउंटिंग वालों ने अदर इनकम में डाला होगा तो प्रॉफिट तक पहुंचते हुए ये ऐड हो चुका है। क्या मैं इसे कह सकता हूं अकाउंटिंग बैड डेट रिकवरी? तो इसका नाम लिख लें, अकाउंटिंग बैड डेट रिकवरी। अच्छा, टैक्स वालों के मुताबिक कितनी है बैड डेट रिकवरी? नहीं गिवन, नहीं गिवन ना सबर। टैक्स वालों के मुताबिक बैड डेट रिकवरी नहीं गिवन, लेकिन अकाउंटिंग वालों के मुताबिक बैड डेट रिकवरी कितनी है? 25,000। तो चलें जी पहला काम करते हैं, इधर ही जगह मेरे पास।
तो अकाउंटिंग प्रॉफिट बताएं जी, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग प्रॉफिट बोलें जी। 7 लाख तक पहुंचते हुए क्या ऐड हो चुका हुआ है? इनकम्स कैसे उल्टाते हैं? लेस। ये किनके वाली बैड डेट रिकवरी है? कितनी? इसे क्या कर दें? लेस कर दें। इसकी जगह कौन सी वाली रिकवरी इनकम ढूंढें? वो सवाल में गिवन, उसका एक फॉर्मूला लॉ मेकर ने दिया हुआ है। वो फॉर्मूला अब आपके सामने मैं पहली दफा लिखने लगा हूं। टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी सवाल में गिवन नहीं है, उसका एक फॉर्मूला लॉ मेकर ने दिया हुआ है जो मजबूरन हमें रट्टा मारना पड़ेगा। फॉर्मूला उसका क्या है? मुझे सवाल में टैक्स वालों ने नहीं बताया था कि कितना बैड डेट रिकवर हुआ, तो मैं टैक्स बैड डेट रिकवरी फॉर्मूले से निकालूंगा। फॉर्मूले में फिगर्स आपने मुझे बताते रहने। अमाउंट रिकवर्ड बताएं कितनी है? अमाउंट रिकवर्ड 25,000। अभी साइन को इग्नोर करें, फिगर्स बताएं मुझे। एक्चुअल बैड डेट कितना था? एक्चुअल बैड डेट कितना था पिछले साल? 2 लाख। अभी साइंस को इग्नोर करें, फिगर्स बताते रहने मुझे। नहीं, मैं सबर एक्चुअल बैड डेट कितना था? 2 लाख। प्रीवियसली अलाउड एज डिडक्शन, पास्ट में टैक्स वालों ने कितना माइनस करने दिया था? हम तो कह रहे थे एक्चुअल कितना है? 2 लाख, लेकिन वो कह रहे थे नहीं, हम आपको कितना माइनस करने देंगे? 180। ओके, 3 फिगर्स बता दें। व्हाट इज अमाउंट रिकवर्ड? व्हाट वाज एक्चुअल बैड डेट एज पर आवर अकाउंटिंग? व्हाट वाज प्रीवियसली अलाउड बाय टैक्स अथॉरिटीज? 180। अच्छा जी, 2 लाख में से 180 को क्या करना है? क्या जवाब आया? 25 में से 20 को क्या करने? लेस। ये 5,000 आ गया। ये 5,000 क्या है? टैक्स वालों के मुताबिक बैड डेट रिकवरीज की लॉजिक है जो मैं अभी दूंगा, और आप कहेंगे अच्छा ये बात थी। इसके पीछे एक लॉजिक है, वो मैं अभी देता हूं। लेकिन फिलहाल मुझे बता दें, फॉर्मूला लगा के टैक्स वालों के मुताबिक बैड डेट रिकवरी क्या आ गई? 5,000। अब बता दें, सवाल ने अकाउंटिंग, अच्छा सवाल की ब्यूटी देखें एग्जांपल 1 की। इसमें अकाउंटिंग वालों का बैड डेट भी गिवन था और टैक्स वालों का बैड डेट भी गिवन था। इसमें अकाउंटिंग वालों की रिकवरी तो गिवन थी, लेकिन टैक्स वालों की रिकवरी गिवन आगे तो नहीं लिखा हुआ, हाउएवर टैक्स अथॉरिटीज हैव सेड, ऐसी कोई बात गिवन नहीं थी। तो वो हमें किससे निकालना पड़ा? वर्किंग से निकालना पड़ा, एक फॉर्मूला लगा के। अब मुझे बता दें उस फॉर्मूले से क्या इनकम आई है? ये अकाउंटिंग वालों की इनकम तो हमने लेस कर दी, टैक्स वालों की इनकम भी लेस कर दें या वो रिकॉर्ड करें? तो थोड़ी देर पहले हमने ये तरीका देखा था कि टैक्स वालों की चीजें ऐड हैं, इनकम्स अगर हों तो अकाउंटिंग इनकम उल्टा दी, टैक्स वालों की इनकम क्या करें? क्या नाम रखूं इसका? टैक्स बैड डेट रिकवरी इनकम। टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी इनकम कितनी आ गई? किससे आ गई? वर्किंग से। 5,000 ये फिगर आ गई। अब मुझे बता दें मेरी टैक्सेबल इनकम कितनी है? 680,000। 1 मिनट के लिए होल्ड पे जाएं आप, और पहले मैं आपको इसकी लॉजिक बता दूं, फिर मैं आपको इसको नोट करने का भी टाइम दूंगा। पहले जरा इसकी लॉजिक समझ लें, लॉजिक नोट नहीं करनी। लॉजिक इसकी बड़ी सादा सी है और फिगर्स अल्हम्दुलिल्लाह आपको ज़बानी याद हो गई हैं, लेकिन मैंने आपके सामने भी लिख दी हैं। हमारे 2 साल हैं, 11 और 12। मुझे ज़बानी बताएं, अकाउंटिंग वालों ने कितना खर्चा रिकॉर्ड किया पहले साल? 2 लाख। टैक्स वालों ने पहले साल कितना खर्चा रिकॉर्ड किया? 1,80,000। अकाउंटिंग वालों ने अगले साल अपनी इनकम में कितना डाला? 25,000। खुशी या गम? पॉजिटिव 25,000 लिख दूं, कोई मसला तो नहीं? लिख दूं पॉजिटिव 25,000। अकाउंटिंग वालों ने खुशी डाली अगले साल अपने P&L में। टैक्स वालों की वो जो कैमरा उधर लेके जाओ वर्किंग में, टैक्स वालों ने कहा नहीं हमारे ख्याल से तो कितनी रिकवरी है? 5,000। तो टैक्स वालों ने अगले साल खुशी कितनी रिकॉर्ड की?
5000। अब असल में बता होता क्या है, जब बंदा पैसे दे के चला जाता है ना, तो अकाउंटिंग और टैक्स वाले जो लड़ाई कर रहे थे ना 2 लाख और 1,80,000, वो लड़ाई खत्म हो जाती है जब बंदा पैसे दे के चला जाता है। देखिए लड़ाई खत्म हो गई है। अकाउंटिंग वालों ने ओवरऑल 175 का खर्चा रिकॉर्ड किया है, क्योंकि 2 लाख वाला 25 दे गया ना। अकाउंटिंग वालों ने ओवरऑल 175 का खर्चा रिकॉर्ड किया। टैक्स वालों ने कहा अच्छा यार वो तो पैसे दे गया, अब तो लड़ाई खत्म करते हैं, फिर वो 25,000 तो दे गया, इसका मतलब है वो 175 ही लेके भागा है। तो टैक्स वालों ने कहा यार हम खर्चे में डाल देते हैं 180, अब खुशी में डाल देते हैं 5। तो बताएं टैक्स वालों की नजर में ओवरऑल दोनों सालों का नेट खर्चा कितना बना? 175। इफ आई एम स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, उर्दू में बात कर लेते हैं, अगर मैं इधर खड़ा हूं तो आज तक अकाउंटिंग वालों ने कितना खर्चे में डाला है? 175। और आज तक टैक्स वालों ने कितना खर्चे में डाला है? 175। तो इसका मतलब है वो जो एक थोड़ी सी लड़ाई हमारे में शुरू हुई थी, वो लड़ाई दूसरे साल के एंड पे जब वो पैसे दे गया तो खत्म हो गई। ये इसकी लॉजिक है। बहरहाल जी आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। आप हजरात ऐसा करें, ये इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। आप हजरात ऐसा करें, पहले ये नोट करें और साथ वर्किंग नोट करें अपने रजिस्टर के ऊपर। लेकिन तरीका पता है क्या करना है? कैमरा इधर लाओ, पहले आपने 7 लाख में से 25 माइनस कीजिएगा, फिर चले जाइएगा वर्किंग में, फिर फिगर निकालिएगा, फिर इधर लाके नोट कीजिएगा। तो कैमरा इधर ही रखो, वो छुपा रहने दो व्हाइट बोर्ड। हाँ जी हाँ, एक्चुअल बैड डेट है ना, एक्चुअली जो लेके भागा है ये वो 2 लाख है। एक्चुअली जो लेके भागा है ये वो 2 लाख है ना। एग्जैक्ट वही अमाउंट है, ये वो नहीं है जो आप कह रहे हो। तो टैक्स वाले तो कहते हैं कि रिटर्न ऑफ नहीं, वो कई दफा नहीं मानते, उन्होंने नहीं माना था, कोई वजह बन गई होगी, वो कह रहे होंगे नहीं हमें नहीं लग रहा ऐसा, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। सर टैक्स वाले भी सेम 2 लाख अलाउ कर देते हैं। फिर अगले साल कुछ मसला ही ना होता, वो वर्किंग परफॉर्म करके देख लेते हैं। आप कैमरा उधर ले जाओ, तो ये 5000 भी नोट करें। छोटे छोटे सवाल कितने लोग घर जाके कर रहे हैं? कितने लोगों ने इंटेंजिबल्स के 7 क्वेश्चंस किए हैं? साथ साथ करें वरना बड़ा मसला आएगा फिर बड़े न्यूमेरिकल से। जी ले आए जी। अकाउंटिंग वालों का खर्चा बोलें 2 लाख, खर्चों को रिवर्स करना है ऐड करके। टैक्स वालों का खर्चा बोलें, टैक्स वाले कह रहे हैं यार हमारा नहीं ख्याल, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, 2 लाख नहीं लेके भागा, 180 लेके भागा। तो टैक्स वालों के मुताबिक खर्चा 180 उसे रिकॉर्ड कर दें। अगले साल अकाउंटिंग वालों की इनकम सवाल में गिवन हुआ करेगी कितनी? अकाउंटिंग वालों की इनकम को लेस कर दें और टैक्स वालों की इनकम के लिए थोड़ी मेहनत करें, निकालें और निकाल के इधर ऐड कर दें और वो लॉजिक वगैरह छोड़ें। अच्छा अब मुझे ये बताएं, इसकी जरा इंग्लिश याद करनी है, इसकी इंग्लिश याद करें मेरे साथ, इधर देखें। Where bad debt recovery is greater than 20, बोले the excess shall be income.
where bad debt recovery is greater than 20, the excess shall be income. The excess shall be, the excess 5,000 shall be income chargeable under the head income from business. The excess shall be income chargeable under the head income from business. लेकिन आप तफसील से सुनिएगा, where bad debt recovery is greater than difference between actual and previously allowed as reduction, then excess 5,000 shall be added in income from business in the year in which amount is recovered. चले आखिरी फिनिशिंग टच, where bad debt recovery is greater than difference between whole bad debt and amount previously allowed as, अब पीछे वाली बात नहीं भूल जाना, where bad debt recovery is greater than 20, the excess shall be added under the head income from in the year in which debt is recovered. पढ़ें सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 3 का ए पॉइंट पढ़ें, ए पॉइंट, वेयर बैड डेट रिकवरी, बैड डेट रिकवरी को अंडरलाइन करके लिखें 25,000, पॉइंट ए पढ़ा रहा हूं 3 का, वेयर 25,000 इज ग्रेटर देन 20,000, डिफरेंस को अंडरलाइन करके लिखें 20,000, डिफरेंस को अंडरलाइन करके लिखें 20,000, ये देखें डिफरेंस, डिफरेंस क्लास को अंडरलाइन करके लिखें 20,000, वेयर 25,000 इज ग्रेटर देन 20, और 20 कहां से आ गया, डिफरेंस बिटवीन होल बैड डेट, यहां लिखें 2 लाख एंड प्रीवियसली अलाउड रिडक्शन 180, द एक्सेस को अंडरलाइन करके 5,000, एक्सेस को अंडरलाइन करके 5,000, द एक्सेस शेल बी इंक्लूडेड अंडर बिजनेस, बिजनेस के चैप्टर में इसको इंक्लूड करना है आपने, इन द ईयर इन विच इट इज, जिस साल बैड डेट रिकवर हुआ। ऊपर वाली लाइन तो उसने तमहीद के तौर पे लिखी हुई है, वेयर बैड डेट रिडक्शन हैज बीन अलाउड, जहां बैड डेट आपको माइनस करने दें और अगले साल द बिजनेसमैन रिकवर्स द अमाउंट, और अगले साल फिर आपको रिकवरी हो जाए, द फॉलोइंग रूल्स शैल अप्लाई। तो वो बता रहे बैड डेट रिकवरी के लिए ये रूल्स हैं। अब जरा फिगर्स लिखवा दें दोबारा, वेयर 25 इज ग्रेटर देन 20,000 कैसे निकले, 2 लाख माइनस excess shall be included, added, shall be included in income from in the year in which it is received, टैक्स ईयर 2012, टैक्स ईयर 2012 में हम इसको इनकम में डालेंगे। चलें एक दफा जबानी याद करें, फिर आखिरी बात में पढ़ता हूं, फिर खत्म करते हैं क्लास। वेयर bad debt recovery is greater than the difference between whole of such bad debt and amount previously allowed as, आगे बता दें, shall be added in the income from business in the year in which it is recovered. Okay. मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, एग्जाम्पल 3 ट्राई करें, उस पर अपना रजिस्टर रख लेना सोल्यूशन पे। असल में ना अब वो 25,000 रिकवर नहीं हुआ, 13,000 रिकवर हुआ है। क्वेश्चन 1 से ही हम चल रहे हैं, 25,000 रिकवर नहीं हुआ, 13,000 रिकवर हुआ है।
हो गया? ओके, यानी कि क्वेश्चन 1 और 2 एक क्वेश्चन है, फिर 1 और 3 मिलेगा आपस में। तो कंटिन्यूइंग फ्रॉम क्वेश्चन 1, एज्यूम करेंट एक्स से 2012 में 7 लाख की प्रॉफिट है, लेकिन 13,000 बैड डेट रिकवर हुआ। तो देखिए वर्किंग अलग है और न्यूमेरिकल का फेस अलग है। अभी मैं क्या बनाने लगा हूं आपके सामने? न्यूमेरिकल का फेस। अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट बोले कितना? 7 लाख। अकाउंटिंग प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों ने कितनी बैड डेट रिकवरी ऐड कर दी है? इसको क्या कर दें? लेस। अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी कितनी? प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों ने बैड डेट रिकवरी को अदर इनकम में डाल के ऐड किया होगा, इसे क्या कर दें? लेस। अच्छा जी, अब टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी गिवन नहीं है। इधर आ जाएं जी, बताएं जी अमाउंट रिकवर्ड 13,000। क्वेश्चन 1 से कंटिन्यू हो रहा है। 2 लाख, इधर 1 80,000, डिफरेंस 20,000। क्लियर? ओहो, ये तो बैड डेट रिकवरी नहीं, बैड डेट आ गया। हम तो चले थे बैड डेट रिकवरी निकालने। देखें साथ वाले ने अंधाधुंध हेडिंग वही दी हुई है। हम तो चले थे बैड डेट रिकवरी निकालने, ये तो बैड डेट आ गया। लेकिन लॉजिक में मीट करेगा पूरा, कोई परेशान ना हो। कोई नहीं, टैक्स वाले कह रहे हैं हमारी नजर में अब ये इनकम नहीं है, अब ये खर्चा है। हाँ, हमारी नजर में ये इनकम नहीं है बल्कि ये क्या है? हम अकाउंटिंग वाले तो इनकम कह रहे थे, टैक्स वाले कह रहे हैं नहीं 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 यार ये खर्चा है। वेयर द अमाउंट रिकवर्ड is less than the difference between these two, the shortfall, प्रोफेशनल लफ्ज बोले ना, एक्सेस नहीं, हाँ, the shortfall shall be allowed as deduction। अब ऑब्वियसली नेगेटिव आ रही है तो माइनस करना पड़ेगा। अब ये ना परेशान हो, 2 दफा सर लेस करा रहे हैं, वो कोई नहीं, वो मेरा मसला है, वो आप उस पर परेशान। तो 2 दफा लेस होने दे, कोई मसला नहीं। ये तो अकाउंटिंग वालों की इनकम रिवर्स कर रहे हैं ना। अब टैक्स वाले क्या कह रहे हैं, इनकम है या नुकसान है? तो टैक्स वालों के मुताबिक नुकसान क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड। फिर लॉजिक अभी बताता हूं मैं आपको। लेस टैक्स बैड डेट आ गया या टैक्स बैड डेट रिकवरी आ गई? बैड डेट आ गया जी, बताएं जवाब। 680,000। अब जरा लॉजिक बता दें थोड़ी सी। भी यही है नहीं, लेट मी टेल। अकाउंटिंग वालों ने और टैक्स वालों ने क्या किया? अकाउंटिंग वालों ने पहले साल कितना खर्चे में डाला? 2 लाख। अभी शायद जनरेटर बंद हो जाने तो रिकॉर्डिंग फिर खत्म हो जाएगी ऑनलाइन वालों। ऑब्वियसली मैं फिर आगे पढ़ाऊंगा भी नहीं, किसी इशू की वजह से जनरेटर शायद अभी बंद हो जाए तो रिकॉर्डिंग फिर खत्म हो जाएगी। अच्छा, अकाउंटिंग वालों ने कितना खर्चे में डाला? 2 लाख। टैक्स वालों ने कितना खर्चे में डाला? अगले साल अकाउंटिंग वाले कह रहे हैं सर मुझे 13,000 आ गया, टैक्स वाले कह रहे हैं 13,000 नहीं आया बल्कि 7,000 का नुकसान है। ओवरऑल देखें क्या इंपैक्ट पड़ा। तो परेशान क्यों होते हैं? सीधी सीधी सी फिगर्स हैं। 2,13,000 कहां से हो गया? जाने दें। तो 2,13,000 का 187,000 का अकाउंटिंग वाले क्या कह रहे हैं? नुकसान हुआ है, क्योंकि यार 2 लाख वाला 13 दे गया ना, 2 लाख वाला बंदा 13 दे गया है, तो नुकसान कितना हुआ है? 187। टैक्स वालों ने क्या कहा था नुकसान कितने? 180। वो कह रहे हैं 7 का और नुकसान रिकॉर्ड कर लो। तो -180 और -7 विल बी -187। अब अगर ये लॉस रिकॉर्ड करेंगे तो ये सही होगा, ठीक है। तो अगले साल टैक्स वालों की नजर में बोले फिर क्या आ गया? नुकसान आ गया। इसलिए ये -7 हमने यहां पे क्या किया? माइनस किया है। क्लियर? अब इसकी इंग्लिश पढ़ें। वेयर 13,000, लिख मेरे भाई, खोल किताबें, एक स्टिक लेके आया करो भाई। वेयर 13,000 इज लेस देन 20,000, लिख लें, जिस चीज का पेपर है इस वो लिखे। वेयर 13,000 इज लेस देन 20,000 कैसे निकले? 2 लाख और 180 का डिफरेंस। द कौन सा फॉल? नियाग्रा फॉल
द शॉर्टफॉल, शॉर्टफॉल कितना है? द शॉर्टफॉल शेल बी अलाउड एज अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो ये फर्दर खर्चे के तौर पे रिकॉर्ड करने की इजाजत है। शेल बी अलाउड एज, ये देखें डिडक्शन माइनस हो रहा था। ठीक है, ओवर। होमवर्क 1 मिनट। अब आपने ये बैटेड वाले 2 सवाल करने हैं। होमवर्क में वो जो 1 सवाल दिया वो करना है, और जो क्लास में कराया था वो भी दोबारा कीजिएगा, और बैटेड वाली थ्योरी भी याद करनी है, और टेस्ट का सोल्यूशन अपलोड हो गया वो भी देखना है। क्या क्या करेंगे आप? चलें जाएं।